दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस चैप्टर में हम दो तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ेंगे, एक एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईआईटी जेईई के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि दोनों का जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है। मतलब जो रूल हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करते हैं, वही रूल आपके मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो दोनों को ही हम साथ साथ पढ़ेंगे। दोनों का जो फिजिकल मीनिंग है वो डिफरेंट है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिफरेंट चीज को दिखाता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिफरेंट क्वांटिटी को सिग्निफाई करता है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जब ग्रेजुएशन लेवल में स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ोगे तो वहां पे आपको यूज करना होगा। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेनली रोटेशनल मोशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज किया जाता है। इनको अगर अच्छे से हमें समझना है तो शुरुआत हम करते हैं मास की अंडरस्टैंडिंग से। लॉज ऑफ मोशन में हमने देखा था कि मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मास बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो मोशन को, लीनियर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करती है। सोचिए हमारे पास दो रिजिड बॉडी हैं, एक बॉडी का मास ज्यादा है और एक बॉडी का मास कम है। दोनों के ऊपर अगर मैं सेम फोर्स अप्लाई करूं तो वो बॉडी जिसका मास ज्यादा है वो कम एक्सेलरेट होगी और वो बॉडी जिसका मास कम है वो ज्यादा एक्सेलरेट होगी। इसका मतलब है कि मास जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। ऐसे ही मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि कैसे ये रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट करता है, वो हम देखेंगे। अगर मैं बात करूं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये क्या चीज होती है भाई? सोचिए मेरे पास कोई ब्रिज है, तो उस ब्रिज का जो सरफेस है, सोचिए नीचे वाला जो कनेक्टिंग सरफेस होता है, अगर मैं उस सरफेस के ऊपर कुछ लोड अप्लाई कर दूं, कुछ लोडिंग अप्लाई कर दूं, तो ऑब्वियसली उस सरफेस में बेंडिंग आएगी। तो उस बेंडिंग को जो क्वांटिटी रेसिस्ट करती है, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जरा देखिए, यहां पे मेरे पास एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को हमने दो पिलर्स पे रख दिया है। अब मैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, कुछ लोड अप्लाई करूंगा। जरा देखिए, मैंने यहां पे कुछ लोड अप्लाई किया और इस लोड की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंड हो गया। अब जरा सोचिए, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे ना रख के अगर मैं ऐसे रख देता और उसके ऊपर सेम लोड अप्लाई करता, तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि फॉर द सेम फोर्स इस बार बेंडिंग नहीं हो रही। इसका मतलब है यहां पे जो बेंडिंग है उसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो वो क्वांटिटी जो बेंडिंग को रेजिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप आपको समझ आया कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम डिफाइन करते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम बोर्ड पे समझेंगे। तो ऐसे ही अगर मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो पहले एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उस एक्सपेरिमेंट से हमें यह समझ आएगा कि क्यों हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों हमने यहां पे हुप एंड डिस्क को माउंट कर दिया है। अब इनको हम रिलीज करेंगे एंड देखते हैं कि कौन सा पहले पहुंच रहा है इस एंड पॉइंट पे। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो इनको हम रिलीज कर रहे हैं। तो आपने देखा कि डिस्क जो है वो पहले पहुंच रही है। आप इस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार भी करो, हमेशा डिस्क विन करेगी। अब ऐसा क्यों है, इसको हम इस चैप्टर में समझेंगे कि हमेशा डिस्क जो है वो क्यों विन करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। अगर मैं इनके मास डिफरेंट भी कर दूंगा तब भी डिस्क ही विन करेगी। जरा देखिए, मैं इसको जरा और शेप के साथ कंपेयर करता हूं। तो सबसे पहले एक सिलेंडर लेता हूं और ये हुप लेता हूं। दोनों का मास डिफरेंट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इन दोनों को जरा कंपेयर करते हैं। तो यहां पे मेरे पास हुप है और यहां पे मेरे पास सिलेंडर है। मैं बल्कि सिलेंडर को इस तरफ रख देता हूं। ओके, तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। मैं जरा दोनों को छोड़ रहा हूं।
अब इस केस में सिलेंडर विन करेगा। आप चाहे कितनी बार भी इस एक्सपेरिमेंट को कीजिए, दोनों का मास जबकि डिफरेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास हमेशा सिलेंडर विन करेगा अगर आप हुप और सिलेंडर को कंपेयर करोगे तो। अगर मैं एक स्फीयर ले लूं और एक सिलेंडर ले लूं, इनका दोनों का ऑलमोस्ट सेम मास है, आप चेक कर सकते हो, स्क्रीन पे इनके मासेस हमने आपको दिखाए हैं। अब इन दोनों को जरा चेक करते हैं, तो इनको मैं सबको एक पॉइंट से रिलीज कर रहा हूं एंड आप देखिए आपका जो स्फीयर है ये विन कर रहा है यहां पे, जबकि मास दोनों का सेम है। कितनी बार भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिएगा, ऑलवेज स्फीयर विन करेगा। अब अगर मैं एक छोटा स्फीयर ले लूं, एक मेरे पास सिलेंडर है और एक मेरे पास छोटा स्फीयर है, इस बार मास डिफरेंट है दोनों के। अब जरा देखते हैं कि कौन सा विन करता है। तो यहां पे हमने सिलेंडर रख दिया, यहां पे हमारे पास स्फीयर है एंड मैं इन दोनों को रिलीज कर रहा हूं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस हमेशा स्फीयर जो है वो विन करेगा। इसके पीछे क्या कारण है उसको हम समझेंगे इस चैप्टर में। अगर मैं कंपेयर करूं एक हॉलो स्फीयर को और एक सॉलिड स्फीयर को, अब यहां पे एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो देखते हैं कि कौन सा विन करता है। तो उसके लिए अगेन इनके मासेस जो है वो डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं दोनों को एक पॉइंट से रिलीज कर रहा हूं। अब आप देखिए इसमें भी आपका जो सॉलिड स्फीयर है वो विन कर रहा है, जो सॉलिड स्फीयर है वो पहले पहुंच रहा है। अगर मैं एक हल्का सॉलिड स्फीयर ले लूं और ये होलो स्फीयर है, इनको अगर मैं देखूं तो इनका डायमीटर डिफरेंट है, मास भी डिफरेंट है, ठीक है। जरा देखते हैं कि कौन सा विन करता है। इसमें भी आपका जो सॉलिड स्फीयर है वो विन करेगा। अब यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप एक सिलेंडर को और एक सॉलिड स्फीयर को कंपेयर करते हो तो सॉलिड स्फीयर जो है वो पहले पहुंचेगा। अगर आप एक हुप को और सिलेंडर को कंपेयर कर रहे हो तो जो सॉलिड सिलेंडर है वो पहले पहुंच रहा है। अगर आप एक हुप को और एक डिस्क को कंपेयर कर रहे हो तो डिस्क जो है वो पहले पहुंच जाती है। और आप इन एक्सपेरिमेंट को कितनी बार भी कीजिए, रिजल्ट यही रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। इसके पीछे का जो कारण है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है कि क्यों हमें इस टॉपिक को समझना चाहिए। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना पहले सीखते हैं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं उनके पीछे का कारण को समझेंगे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट्स देखे, इन एक्सपेरिमेंट्स का जो आउटकम हमें देखने को मिला है, अगर मैं उसके पीछे के रीजन की बात करूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको समझने के लिए हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, आईआईटी जेईई के सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं किया गया है। बट आप देखिएगा कि यहां से हम कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, कुछ कंसेप्ट डेवलप करेंगे और वही फॉर्मूलाज आपके मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए यूज होंगे। मतलब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो बिल्कुल सिमिलर है। तो इसको भी जरा एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद हम स्विच करेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। जरा सोचिए मेरे पास एक इस तरह का कोई टब हमने बना रखा है, इस तरह की हमने कुछ वॉल लगा रखी है इस पे और ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और इस टब के अंदर हमने कुछ फ्लूइड को फिल किया हुआ है। अब वो फ्लूइड आप पानी को ले सकते हो या कुछ और डिफरेंट तरीके का फ्लूइड ले सकते हो। तो सोचिए हमने इसके अंदर पानी फिल किया हुआ है, बिल्कुल इसके बॉटम से लेके इसके टॉप तक। और हमने इसकी ये जो वॉल है, ये साइड वाली वॉल, इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाया हुआ है। स्पेशल कैसे? यहां पे मैं पहले एक्सिस को डिफाइन कर लेता हूं। सोचिए इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, ये जो एक्सिस है, और नीचे की तरफ मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूं। तो ये जो एक्सिस बनेगी ये जेड एक्सिस हो जाएगी, ठीक है।
एक एक्सिस जो x है वो आपकी तरफ है, y नीचे की तरफ है, और x से y अगर मैं हाथ घुमाऊंगा तो इधर जो है वो z एक्सिस हो जाएगी। अब हमने इस वॉल को स्पेशल बनाया हुआ है, ये वॉल जो है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, मतलब ये यहां से ओपन हो सकती है, ऐसे कुछ हमने बना रखा है। हमने पहले इसको बंद किया हुआ है वाया सम मैकेनिज्म, और इसके अंदर पानी को फिल कर दिया है। तो आप जानते हो जब हम इसके अंदर फ्लूइड फिल करेंगे तो जितना आप नीचे जाओगे टॉप सरफेस से, उतना पानी का जो प्रेशर है वॉल के ऊपर वो बढ़ता चला जाएगा। एंड आप ये भी जानते हो कि प्रेशर जो होगा वो कितना डाउन आप जा रहे हो उसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो प्रेशर बनेगा ये अपार्ट फ्रॉम दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें ये एक्स्ट्रा जो प्रेशर आपका डेवलप होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आप कितना डाउन जा रहे हो, इस लेवल से कितना नीचे जा रहे हो, इस हाइट पे कितना नीचे की तरफ जा रहे हो उसके प्रोपोर्शनल होगा। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, इस प्रोपोर्शनैलिटी जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल जो है उसको मैं इक्वल कर देता हूं, और ये जो है इसको लिख देता हूं गामा वाई, वेयर गामा इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं इस तरह से प्रेशर को लिख सकता हूं, गामा को सम कांस्टेंट मान लो, ठीक है ना। तो हमारा प्रेशर जो है जितना आप नीचे जा रहे हो उतना आपका बढ़ रहा है। अब अगर मैं यहां पे कोई स्मॉल एरिया ले लूं, हल्का सा एरिया ले लेता हूं, कुछ वाई हाइट नीचे, वाई लेंथ नीचे, अगर मैं यहां पे कोई स्मॉल एरिया ले लूं डीए, तो उस स्मॉल एरिया पे कुछ फोर्स भी लगेगा भाई, ठीक है, और आउटवर्ड फोर्स लगेगा। ये मेरा वाई कैप है, तो इस पे इस तरफ आपका फोर्स लगेगा जिसको मैं डीएफ बोल रहा हूं। ऐसे ही हर वॉल पे होगा। हम क्योंकि इस वॉल के ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि ये वॉल जो है रोटेट कर सकती है, जैसे इसको हम यहां से छोड़ेंगे तो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ये रोटेट करेगी। तो इसमें हम जरा फोर्स को जरा देख लेते हैं। तो इसके ऊपर जो स्मॉल फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू पी डीए, इसका जो स्मॉल एरिया बनेगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो एरिया को मैं अगर इधर ले आऊंगा तो एक तरह से हमारे पास फोर्स निकल के आ जाएगा। तो ये जो फोर्स है ये इतने हिस्से पे लग रहा है, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से जो यहां पे ये वॉल फिक्स है इसके अबाउट एक टॉर्क डेवलप होगा, एक मोमेंट डेवलप होगा। तो आप ये कह सकते हो टॉर्क ड्यू टू डीएफ अबाउट एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है इसके अबाउट जो टॉर्क लगेगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो बनेगी, यहां से जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो तो वाई है, वाई नीचे की तरफ है और डीएफ मेरा बाहर की तरफ है। तो एक तरह से आर क्रॉस एफ कर दो तो आपका वाई डीएफ जो है वो फोर्स, ये टॉर्क लगेगा। इसको आप मोमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि कितना टॉर्क जो है इस फोर्स की वजह से यहां पे डेवलप होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्स है ना ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी वाई पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं डीएफ की बात करूं तो पी डीए बनेगा, और पी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो गामा वाई डीए हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जितना आप नीचे जाते जाओगे ना उतना ये फोर्स की वैल्यू बदलती चली जाएगी। इसका मतलब इस वॉल के ऊपर डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट फोर्स है, वो चेंज हो रहा है। जितना आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो फोर्स चेंज हो रहा है, लोडिंग चेंज हो रही है इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने देखा कि टॉर्क कितना आएगा स्मॉल फोर्स की वजह से, लेकिन यहां पे तो पूरी वॉल के ऊपर ही फोर्स लग रहा है भाई। तो अगर मान लीजिए मैं नेट टॉर्क की बात करूं, नेट टॉर्क, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो इसको इंटीग्रेट करना होगा y इंटू डीएफ, ठीक है। और डीएफ की वैल्यू क्या है, डीएफ की वैल्यू है ये, तो ये पुट कर देते हैं भाई, तो बन जाएगा गामा वाई स्क्वायर डीए, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब इस गामा, क्योंकि गामा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था अभी, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डीए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास नेट टॉर्क या नेट मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। नेट टॉर्क को मैं टाउ से लिख देता हूं, टाउ नेट, ये हमारे पास अबाउट दिस एक्स एक्सिस टॉर्क आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम अलग से एक नाम दे रहे हैं, और इसको क्या नाम दे रहे हैं, इसको बोलेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको एक अलग नाम देंगे। और कौन सी एक्सिस के अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो इसको मैं आई एक्स का नाम दे देता हूं। आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीए, एंड दिस इज कॉल्ड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। जो ये वाला एरिया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता चल गया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं जनरलाइज अप्रोच लेके चलूं और मैं डिफरेंट एक्सिस के अक्रॉस, डिफरेंट एक्सिस के अबाउट
एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहूं तो वो मैं निकाल सकता हूं। जरा देखिए, अगर इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं तो आपको समझ आएगा कि कैसे हमने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया है। इस तरह की जो क्वांटिटी होती है उसको हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ आएगा। इसको हम क्यों अलग से पढ़ रहे हैं, इसको अलग हमने क्यों किया है, वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए एक जनरलाइज अप्रोच बनाते हैं। ठीक है, सोचिए मेरे पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स कैप है, ये वाई कैप है, और आपकी तरफ जो है वो जेड कैप है। ठीक है, और ये पॉइंट है ओ, ओ माने ओरिजिन। तो इसके परपेंडिकुलर जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्रॉस कर रही हैं उसके परपेंडिकुलर क्रॉसिंग पॉइंट पे इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर आपकी जेड एक्सिस है। यहां पे हमारे पास कोई एरिया ले लिया हमने। ठीक है, कोई एरिया है। अगर मैं इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहूं अबाउट दिस एक्स एक्सिस और अबाउट दिस वाई एक्सिस और अबाउट दिस जेड एक्सिस, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको जरा देखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पे स्मॉल एरिया ले लिया डी ए, यहां पे इसका स्मॉल एरिया ले लिया डी ए, और इस डी ए की जो लोकेशन है वो लोकेशन हमने मान लिया एक्स कोमा वाई। इसके लोकेशन जो है वो एक्स वाई लोकेशन है, कहीं पे एक्स में इतना है, वाई में कुछ हाइट पे है। ठीक है, अब अगर मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहता हूं अबाउट एक्स एक्सिस, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस डीए को देखना होगा कि डीए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहां से। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर डीए, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा ix, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर मुझे अबाउट y एक्सिस बताना हो तो हम क्या करेंगे, इस डीए का परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, इस y एक्सिस से, वो है x, तो यहां से हमारे पास आई वाई आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, एंड इट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर डीए। इस तरह से आप जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस निकाल सकते हो। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आई जेड अगर मुझे निकालना हो तो वो मैं कैसे निकालूंगा? उसके लिए आप ऐसे समझिए कि जो z एक्सिस है वो इस तरह से है, बाहर की तरफ है, और यहां से इस डीए की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें देखनी होगी। उस डिस्टेंस को अगर मैं r बोल दूं, यहां से ये डिस्टेंस है r। ठीक है, तो आई जेड की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी इंटीग्रेशन r स्क्वायर डीए। सही है जी, एरिया के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा ना फिर ये। ठीक है, अब r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आप जानते हो कि अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं यहां पे, तो r हैज टू बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बनेगा भाई। और यहां पे बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो r स्क्वायर की वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा यहां पे तो आई जेड क्या बन जाएगा, आई जेड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीए। और अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डीए प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीए। इसको मैं लिखूंगा आई एक्स और ये बन जाएगा आई वाई। ठीक है, और इधर क्या है, आई जेड। तो यहां से हमारे पास एक रूल डेवलप हो गया। रूल क्या है सुनिए, यहां से मैं एक कंक्लूजन दे सकता हूं आपको। कंक्लूजन ये है कि अगर आपको कोई एरिया दे दिया जाए जिसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और वो जो एरिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए आपको इस एक्सिस के अबाउट दे रखा है, इधर कोई के एक्सिस है सोचिए, और एक और एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर है एम एक्सिस, इसके अबाउट भी मान लीजिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया जाए। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है वो है मान लीजिए आई के, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है वो है आई एम। ठीक है, अब इन दोनों के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो कैसे निकालें? और जो परपेंडिकुलर एक्सिस होनी चाहिए वो इनके क्रॉसिंग पॉइंट से पास होनी चाहिए। पहली बात तो ये दोनों देखो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है। अब मैं एक तीसरी एक्सिस ले रहा हूं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और वो इनके क्रॉसिंग पॉइंट से पास हो रही है, यहां से निकल रही है, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो उसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूं, इसको मैं मान लीजिए कोई पी एक्सिस बोल देता हूं, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसको पी एक्सिस बोल देता हूं। तो अगर मैं पी एक्सिस के अबाउट इस पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूंगा तो वो जो होगा वो होगा ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के, उसमें ऐड कर दो आई एम। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है,
नॉर्मल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप इसको नाम दे सकते हो, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ थ्योरम है ये कि किस तरह से हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। जरा देखिए, इसी पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं। सोचिए मेरे पास कोई सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। अब जरा इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास कोई सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है r, ठीक है, इसकी रेडियस दे रखी है r, और यहां पे 2 एक्सिस आपको गिवन है। 2 एक्सिस कौन कौन सी हैं? एक है मान लीजिए इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक ये वाली एक्सिस है। चलो मैं एक को x बोल देता हूं, एक को y बोल देता हूं। ये मान लीजिए x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, और इनके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जो एक्सिस है वो है z एक्सिस। इन दोनों के परपेंडिकुलर क्रॉसिंग पॉइंट जहां पे हो रहा है वहां से बाहर की तरफ एक्सिस है z एक्सिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ x एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट दिस x एक्सिस क्या होगा या अबाउट दिस y एक्सिस क्या होगा, तो क्योंकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है तो आप ये कह सकते हो कि जो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और जो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और जो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इसका और इसका सम हो जाएगा। तो डबल कर सकते हो आप, डबल ऑफ ix लिख सकते हो या फिर डबल ऑफ iy लिख सकते हो। समझ आया? तो अगर समहाउ मैं iz निकाल दूं तो उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ix और iy दोनों ही निकल के आ जाएंगे। iz कैसे निकालें भाई? तो हमें ix और iy अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हमें iz निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बड़ा सिमेट्रिक है। इस एक्सिस के अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और इस एक्सिस से भी अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ सिमेट्रिक है। तो आप ये कह सकते हो कि iz निकाल दो आप। यहां पे iz जो होगा वो ix प्लस iy होगा, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर हो गए ना z एक्सिस, और इनके क्रॉसिंग पॉइंट से पास हो रही है z एक्सिस, ठीक है। तो iz की वैल्यू होगी इन दोनों का सम, क्योंकि दोनों बराबर है तो डबल कर सकता हूं मैं इसको। तो अगर iz आ गया तो ix भी आ जाएगा, iy भी आ जाएगा। अब iz कैसे निकालें? उसके लिए आप एक काम करो, यहां पे एक स्मॉल एरिया ले लो, कहीं पे भी ले लो स्मॉल एरिया। अब आपको स्मॉल एरिया पता होना चाहिए कि कैसे लेते हैं। इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लो भाई, ठीक है। तो स्मॉल एरिया जो बनेगा, अगर मैं r डिस्टेंस पे ले लूं इसको, ठीक है, तो इसकी जो आर्क लेंथ बनेगी वो बनेगी r d थीटा, और बाहर की तरफ जो है वो dr। तो ये आपका स्मॉल एरिया हो जाएगा dA, ये आपका dA हो जाएगा। और क्योंकि r डिस्टेंस पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस जो आएगा, क्योंकि z एक्सिस के अबाउट देख रहा हूं ना, तो जो एक्सिस है उससे एरिया की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, वो बनेगी r, और जो स्मॉल एरिया है वो ये बन जाएगा। तो अगर मैं iz की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो बनेगा r स्क्वायर इंटू dA। dA की वैल्यू क्या है? r dr d थीटा। सही है जी। तो अब जरा देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r क्यूब dr d थीटा, और ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r भी होगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी होगा। तो r की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R तक जा रही है और थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक जा रही है। पूरे सर्कल को कवर करना है ना भाई, तो 0 से लेके 2 पाई तक कवर करेंगे, ठीक है। थीटा जो है x एक्सिस के साथ एंगल है, थीटा जो है वो ये वाला एंगल है, ठीक है भाई। तो अब जरा देखो, अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं इसको थोड़ा अलग से लिख देता हूं। तो ये बन गया r क्यूब dr, ठीक है, एंड d थीटा। r की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R है, थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से ये बनेगा r टू द पावर 4/4, तो r टू द पावर 4/4 तो ये आ गया, और थीटा को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई यहां पे ये आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया पाई r टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट z एक्सिस। अब अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट z एक्सिस, तो इसको अगर हम हाफ कर दें तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास ix एंड iy भी आ जाएगा। तो ix एंड iy की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा। ix की जो वैल्यू है वो होगी पाई r टू द पावर 4/4 हो जाएगा ना, इसको हाफ कर दो भाई, ठीक है। और यही मेरा iy भी हो जाएगा, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है ये कहां से डेवलप हुई है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखना, ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, और ऐसे ही जब हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे ना तब इसका यूज करेंगे, ठीक है।
बिल्कुल एग्जैक्ट थ्योरम जो है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी अप्लाई होती है। वो कैसे होती है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूं, आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूं सेंट्रोइड के बारे में। किसी भी एरिया का सेंट्रोइड हम कैसे निकालते हैं। अगर आपने सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला चैप्टर अटेंड किया हो तो आपको याद होगा। सोचिए मेरे पास कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, और यहां पे कोई एरिया है, मुझे इसका सेंट्रोइड चाहिए, इसका मुझे सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे भाई? आप सबसे पहले इस पे स्मॉल एरिया ले लो डीए, और इस स्मॉल एरिया की जो पोजीशन है ना वो डिफाइन करो। इसकी पोजीशन मान लीजिए जो हमारे पास डीए है, ये इसकी पोजीशन है मान लीजिए एक्स टिल्डा एंड वाई टिल्डा। जो स्मॉल एरिया है इसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम वो एक्स टिल्डा एंड वाई टिल्डा पे है। तो अगर मैं सेंट्रोइड निकालना चाहता हूं, सेंट्रोइड मान लीजिए समवेयर यहां पे कहीं होगा सी पे, और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स बार कोमा वाई बार, ये सेंट्रोइड है भाई हमारे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेंट्रोइड निकालना है, एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बार कैसे आएगा, मैं पूरी कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, मतलब पूरे डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपका आएगा एक्स टिल्डा डीए डिवाइड बाय टोटल एरिया, डिवाइड बाय टोटल एरिया। इस तरह से आप एक्स बार को निकालोगे। ऐसे ही आप वाई बार को भी निकाल सकते हो, और वो बनेगा वाई टिल्डा डीए डिवाइड बाय टोटल एरिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्स बार एंड वाई बार मतलब सेंट्रोइड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग यहां पे यह है कि अगर मैं ओरिजिन को यहीं पे मान लेता, अगर मेरा ओरिजिन यहीं पे होता तो एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू 0 0 होती, फिर फॉर्मूला यही अप्लाई होता। सोचे मेरा जो ओरिजिन है वो यहीं पे है, ठीक है ना, तो उस केस में एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया। इवन मैं थोड़ा सा और फर्दर इसको लिख देता हूं, तो इसको अगर मैं हटा दूं, सोचिए अगर मैं यहां पे कोई और एक्सिस डिफाइन कर दूं, और इस एक्सिस को मैं बोल रहा हूं एक्स प्राइम एक्सिस, और ये एक्सिस है वाई प्राइम एक्सिस, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप इस कोऑर्डिनेट को डिफाइन करोगे तो बनेगा एक्स प्राइम टिल्डा वाई प्राइम टिल्डा विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्सिस है ना, इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो लोकेशन है वो ये है। तो अगर मैं सेंट्रोइड को निकालूं, इस बार सेंट्रोइड यहीं पे है, ध्यान देना, ओरिजिन पे ही हमने सेंट्रोइड मान लिया है। तो इस बार अगर आप निकालोगे एक्स प्राइम बार को, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्राइम टिल्डा डीए। एक्स प्राइम क्या है बताओ, जो स्मॉल एरिया लिया है उसकी लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो एक्स प्राइम टिल्डा डीए डिवाइड बाई टोटल एरिया, यही होगा भाई। इसी तरह से लिखोगे अब आप। अब क्योंकि आपने जो सेंट्रोइड लिया है वो ओरिजिन पे ही ले लिया है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ये इक्वल टू आप 0 लिख दोगे, और यहां से अगर आप लिखना चाहो तो आप ये कह सकते हो एक्स प्राइम टिल्डा डीए विल बी इक्वल टू 0। सही है भाई। मतलब इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो इसकी लोकेशन है वो एक्स प्राइम टिल्डा एंड वाई प्राइम टिल्डा है, और अगर आप ये लिखोगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि हमने ये जो एक्सिस लिया इसका जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंट्रोइड पॉइंट है, उसी को हमने ओरिजिन मान लिया है इस एक्सिस पर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। ऐसे ही अगर आप वाई प्राइम टिल्डा डीए लिखोगे तो वो भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा, और ये आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे लिखा है। अगर आपने सेंट्रोइड निकालना सीखा है तो आपको ये पता होगा। एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब जरा सोचिए कि मेरे पास इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस, और यहां पे मेरे पास कोई एरिया है, ध्यान से देखना भाई, और ये इसका सेंट्रोइड है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ सेंट्रोइडल एक्सिस ले रहा हूं, इस एक्सिस को मैं एक्स प्राइम बोल रहा हूं, और इस एक्सिस को मैं वाई प्राइम बोल रहा हूं, ठीक है। ये जो एक्सिस है ये है हमारी वाई प्राइम एक्सिस, ठीक है। इनको मैं सेंट्रोइडल एक्सिस बोल रहा हूं। क्यों सेंट्रोइडल एक्सिस बोल रहा हूं, बिकॉज ये सेंट्रोइड से पास हो रही हैं, मतलब जो इनका ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट हमने बनाया है इसका जो ओरिजिन है वो सेंट्रोइड पॉइंट पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो इनको मैं सेंट्रोइडल एक्सिस बोल देता हूं।
दूसरा, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, जो दो पैरेलल एक्सिस है ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको मैं इनको बोल रहा हूं dx, और इधर से जो ये डिस्टेंस है, इसको मान लीजिए मैं बोल रहा हूं dy। ठीक है। अब मैं इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहता हूं अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस। सबसे पहले सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे स्मॉल एरिया लिया, ठीक है, यहां पे कोई डीए एरिया ले लिया, और इस डीए की जो लोकेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू दीज एक्सिस, ये जो एक्स प्राइम और वाई प्राइम है, सेंट्रोइडल एक्सिस जो है, उनके रिस्पेक्ट में इनकी लोकेशन डिफाइन कर दी। और वो लोकेशन क्या है बताओ जरा, वो है मान लीजिए एक्स प्राइम कोमा वाई प्राइम, कोई भी जनरल एक्स प्राइम कोमा वाई प्राइम जो है, इसकी एक तरह से लोकेशन है। यहां से जो है ये डिस्टेंस है वाई प्राइम, और इधर से जो डिस्टेंस है वो एक्स प्राइम है। तो अगर मैं आई एक्स प्राइम निकालना चाहूं, आई एक्स प्राइम क्या है बताओ जरा, इस पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्स प्राइम एक्सिस। अभी हम सेंट्रोइडल एक्सिस को देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम इस एक्सिस को देख ही नहीं रहे, अभी हम सेंट्रोइडल एक्सिस को देख रहे हैं। तो अगर मैं सेंट्रोइडल एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स प्राइम जिसको मैं बोल रहा हूं, इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूं इस पूरे एरिया का, देन इट कम्स आउट टू बी, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ वाई प्राइम स्क्वायर डी ए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वाई प्राइम है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है एक्स प्राइम है। तो ये होगी आई एक्स प्राइम। ऐसे ही आई वाई प्राइम जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, इंटीग्रेशन एक्स प्राइम स्क्वायर डी ए। तो इस तरह से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो पूरे एरिया का अबाउट दीज सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। बट अगर सवाल ये हो कि भाई मुझे सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्स एक्सिस के अबाउट एंड वाई एक्सिस के अबाउट, और ये सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं है, तो फिर क्या करें। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए एक्स एक्सिस के अबाउट, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एरिया को डिफाइन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दीज एक्सिस। इसकी जो लोकेशन है ना उसको डिफाइन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दीज टू एक्सिस, और या कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। तो कैसे इसकी पोजीशन को डिफाइन करोगे, सबसे पहले बताओ इसकी लोकेशन क्या बन जाएगी। अब इसकी जो लोकेशन आएगी, हाइट कितनी बनेगी बताओ जरा, वो बनेगी वाई प्राइम प्लस डी वाई, इसको डी एक्स बोलते हैं, डी वाई बोल दो ना, चलो, और इसको डी एक्स बोल दो भाई, ठीक है। तो वाई प्राइम ये हाइट होगी और डी वाई ये होगी। डी वाई क्या है बताओ जरा, डी वाई जो दो पैरेलल एक्सिस है उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी वाई, और इधर ये डी एक्स है, ठीक है। हाँ तो बताइए अब, तो इस एरिया की जो लोकेशन है वो क्या बन जाएगी, वाई प्राइम तो ये हो गया और डी वाई ये हो गया, ठीक है। और ऐसे ही इधर की जो लोकेशन है, इस एक्सिस से अगर मैं लोकेशन देखना चाहूं तो एक्स प्राइम तो ये हो गया प्लस डी एक्स ये हो गया, ठीक है भाई। इस तरह से आप इस एरिया की लोकेशन को डिफाइन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दीज एक्सिस, ठीक है, जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। अब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एक्सिस पूछना चाहूं आपसे, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन, यहां से जो डिस्टेंस है स्मॉल एरिया की वो है वाई प्राइम प्लस डी वाई, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू डी ए। सही बात है जी। इस तरह से आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं दोस्तों, तो ये बनेगा वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई प्राइम डी वाई, ठीक है, इनटू डी ए। सही बात है भाई, इस तरह से लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो बनेगा इंटीग्रेशन वाई प्राइम का स्क्वायर डी ए प्लस इंटीग्रेशन डी वाई का स्क्वायर डी ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी वाई, मेरे पास बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा वाई प्राइम डी ए। एक बार देख लो भाई मैंने सही लिखा है क्या। ऊपर वाले को मैं इस तरह से ओपन करके लिख सकता हूं, ठीक है। अब आप जरा समझिए ये क्या चीज है, ये तो हम पहले देख चुके हैं। तो आई एक्स प्राइम है जो इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, जो पैरेलल है ना इस एक्सिस के अबाउट, ये वाली जो सेंट्रोइडल एक्सिस है जो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, तो ठीक है। तो मैं आई एक्स को क्या लिखूंगा, आई एक्स विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा आई एक्स प्राइम, इसकी वैल्यू आई एक्स प्राइम होगी, प्लस ये क्या होगा डी स्क्वायर मेरे पास बाहर आ गया, और डी ए को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एरिया ए आ जाएगा, ठीक है। ए क्या है, इसका टोटल एरिया है भाई, ठीक है। अब जरा देखिए ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्या बनेगी, इसको जरा देखते हैं। तो ये तो बाहर ही है, इसको तो छोड़ दो, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0। अब बोलो सर 0 कैसे, जरा सोचिए, ये है वाई प्राइम डिस्टेंस। तो अगर मैं इस एरिया का सेंट्रोइड निकालूं जो कि ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू दीज टू एक्सिस निकाल रहा हूं भाई, वाई प्राइम एंड एक्स प्राइम इसकी लोकेशन है,
इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं। तो अगर मैं इसका सेंट्रोइड निकालना चाहूं, तो अगर मैं देखना चाहूं कि भाई मेरा एक्स प्राइम क्या बनेगा, एक्स बार प्राइम, मतलब जो सेंट्रोइड की जो लोकेशन है वो अगर मैं निकालना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम एक्सिस, तो उसको मैं एक्स प्राइम लिख देता हूं ऐसे, और इंटीग्रेशन में क्या लिखूंगा बताओ जरा, इंटीग्रेशन बताइए क्या आएगा, वो आएगा वाई प्राइम जो इसकी एरिया की लोकेशन है इनटू डी है, यही तो आएगा, डिवाइड बाय टोटल एरिया, और इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी भाई? क्योंकि हमें पहले ही पता है कि ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है, इसका जो सेंट्रोइड है, तो 0 हो जाएगी, उससे ऊपर वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, देख लो, ठीक है। इस तरह से आप जो है ऊपर वाली टर्म को 0 करोगे, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो टर्म निकल के आएगी इट हैज टू बी 0, ये हमारी 0 होगी। अच्छा, एक चीज यहां पे मैंने गड़बड़ कर दी है, ये वाई प्राइम लोकेशन बनेगी भाई, ठीक है, दिस इज वाई प्राइम लोकेशन। बोलिए, ऐसे आप एक्स प्राइम भी निकाल सकते हो ना, ठीक है भाई, तो दोनों ही वो 0 बनेंगी, ये हम ऑलरेडी जानते हैं अकॉर्डिंग टू दैट सेंट्रोइड, जो हम सेंट्रोइड निकालते हैं उस फॉर्मूले के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू 0 आएगी। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास एक रिजल्ट जो है वो देखने को हमें मिला है, ये रिजल्ट हमें देखने को मिला है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब जरा देखिए, यहां से हमारे पास एक थ्योरम डेवलप हो गई है। अगर मैं यहां से कंक्लूड करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर ये आपको पता है, तो उस एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस अगर आप लेते हो और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन दोनों के बीच की पता है, तो आप नई वाली एक्सिस जो ली है आपने, जो पैरेलल ली है सेंट्रोइडल एक्सिस के, उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्लस क्या करना है बताओ, कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच में, वो dy उसका स्क्वायर कर दो इनटू एरिया कर दो, टोटल एरिया कर दो। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, जो पैरेलल एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस के जो पैरेलल एक्सिस है उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। इसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। और यही थ्योरम आपकी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट पूछता, मैं बोलता कि भाई आई वाई बताओ क्या आएगी, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता, तो हम बोलेंगे कि पहले ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है इसके पैरेलल, ये वाली, इस एक्सिस के अबाउट देखो क्या बनेगी, उसको मैं लिख रहा हूं आई वाई प्राइम, ठीक है। अब उससे ये जो दो पैरेलल एक्सिस होगी इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, dx, तो dx का स्क्वायर कर दो इनटू टोटल एरिया a कर दो। तो इस तरह से आप क्या करोगे, ये आई वाई भी निकाल लोगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को देखते हैं एंड कैसे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझते हैं। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलता हूं। तो ये हमारी दो थ्योरम थी, इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मैं इनको अप्लाई करूंगा, ठीक है। इस थ्योरम के ऊपर भी एक सवाल कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास इस तरह का कोई शेप का कोई एरिया है, ठीक है, ये इसका सेंट्रोइड है, ठीक है ना। अब जरा देखना, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये एक्सिस और ये जो एक्सिस है इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अच्छा, ये जो लेंथ है ये लेंथ दे रखी है b और ये जो हाइट है ये दे रखी है h, ठीक है। तो इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा बताओ, इसका जो टोटल एरिया है वो आपका हो जाएगा BH। हालांकि टोटल एरिया की जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को, ठीक है। इसको मैं x बोल देता हूं फिलहाल के लिए और इसको मैं y बोल देता हूं। मुझे क्या करना है, मुझे IX एंड IY निकालना है। ये इसका सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से पास हो रही हैं दोनों लाइनें, ठीक है, दोनों एक्सिस सेंट्रोइड से पास हो रही हैं। तो अगर मैं IX निकालना चाहूं तो IX की वैल्यू बताओ, x क्या है यहां पे, इस बार सेंट्रोइडल एक्सिस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो x एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहां पे मैं एक स्मॉल एरिया ले लेता हूं ऐसा, ठीक है, और कितनी हाइट पे ले रहा हूं, y हाइट पे। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन y स्क्वायर dA, सही बात है भाई। तो इंटीग्रेशन y स्क्वायर और dA की वैल्यू क्या बनेगी, इस एरिया की वैल्यू क्या बनेगी, ये जो लेंथ है ये तो आपकी b हो गई है और ये जो हाइट है ये कितनी होगी बताओ, dy, ठीक है। ये जो हाइट है इस स्मॉल एरिया की ये dy है। तो आप ये कह सकते हो जो स्मॉल एरिया बनेगा वो बनेगा b dy। और y को आपको इंटीग्रेट करना है, y को कैसे इंटीग्रेट करोगे, फ्रॉम -h/2 टू +h/2, -h/2 टू +h/2।
तो जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों, तो b तो मेरे पास बाहर आ गया, ठीक है। y स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो y क्यूब बाई 3 आएगा, और लिमिट जो है वो -h/2 से लेके +h/2 तक जाएगी। तो अल्टीमेट जो आंसर बनेगा आपके पास वो बनेगा b बाई, ये कितना हो जाएगा बताइए, b/12, ठीक है, एंड h क्यूब। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या, b/h³/12। देखो 3 बाहर आ गया, फिर अपर लिमिट करोगे तो h³/8 प्लस h³/8, ठीक है। तो h³/4 हो गया ये, और एक 3 बाहर से ही है, तो मेरे ख्याल से तो मैंने सही लिखा है अभी, बाकी आप चेक कर लेना। तो ये जो है ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलेगा अबाउट x एक्सिस। ऐसे ही अगर मैं अबाउट y एक्सिस पूछ लेता, जो सेंट्रोइडल एक्सिस है y वाली, उसके अबाउट अगर मैं पूछ लेता तो बनता, जरा देखो ये जो एक्सिस है ना, इसके अबाउट अगर आपसे पूछा है तो ये हाइट कितनी है h, तो अब आप यहां पे h लिखोगे और इसके जो परपेंडिकुलर है उसका क्यूब कर दो और डिवाइड बाय 12 कर दो, h/b³/12। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, ठीक है। और दोनों सेंट्रोइडल एक्सिस है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों एक्सिस के अबाउट ना पूछता, अगर मैं बोलता कि भाई देखो मेरे पास सेम ऐसे ही है, प्रॉब्लम ऐसी है, ये लेंथ b, ये लेंथ h, ठीक है, और मैं यहां पे कोई एक्सिस है, सोचिए ये कोई एक्सिस है, इस एक्सिस को कोई भी नाम दे दो, इस एक्सिस के अबाउट सोचिए कोई k एक्सिस है, मुझे निकालना है i k क्या होगा, ये लेंथ है b, ठीक है, और ये लेंथ है h, तो आई के की वैल्यू क्या आएगी अगर ये मुझे निकालना हो। तो हम एक काम करेंगे, ये इसका सेंट्रोइड है, हम इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस जो होगी ना उसके अबाउट पहले निकाल लेते हैं, पैरेलल रखनी है इसके, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ एक्स कैप का, ठीक है। तो सबसे पहले आई एक्स निकाल लेते हैं, तो आई एक्स क्या बनेगा बताओ जरा, 1/12। ये जो इसके अबाउट जो लेंथ होती है, एक्सिस के अबाउट जो लेंथ होती है, ठीक है, वो यूं क्यों लिखनी होती है b, और इसके परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है h, जो लेंथ है ना ये, उसका क्यूब ले लो और डिवाइड बाय क्या कर दो 12। ये तो आई एक्स है, ये तो ये वाली होगी भाई, ठीक है, जो हमने अभी भी किया था ना bh³/12, तो वही है bh³/12। बट हमें इस एक्सिस के अबाउट नहीं चाहिए, हमें तो k एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो आई के क्या होगा बताओ जरा, आई के होगा आई एक्स प्लस आई एक्स, तो ये वाला हो गया, प्लस कितनी डिस्टेंस है h/2, तो h/2 का स्क्वायर कर दो इनटू इसका एरिया कर दो, एरिया क्या होगा bh, एरिया होगा bh। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा बताओ जरा आई के का, वो आएगा bh³/12 प्लस यहां से निकल के आएगा bh³/4, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा bh³/3। ये हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से किया है, और आप इस एक्सिस के अबाउट जो है वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इवन इसके पैरेलल कोई और भी होती, यहां पे कोई और एक्सिस लेता, सोचे समवेयर यहां पे ले ली मैंने एक्सिस, तो आप देख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ एरिया निकाल दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, और उसके बाद जो है आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के नीचे वाली एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिससे हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया था वो सोल्व हो जाएगा। जरा देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। अब हमने जब इसको 2 पिलर ऐसे रखा और उसके ऊपर जब हम लोडिंग अप्लाई की तो बेंड हो गई थी, नीचे की तरफ गई थी। लेकिन जब हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में रखा और फिर हमने लोडिंग अप्लाई की तो बेंड नहीं हुई। तो अगर मैं इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसकी बात करूं, तो क्रॉस सेक्शन में एक एक्सिस होती है जिसके अबाउट ये बेंड होता है, उसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ये न्यूट्रल प्लेन भी बोल सकते हो। वो कैसी बनेगी, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं तो 2 तरह से आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा इसका। जब ये फ्लैट था तो ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखेगा, और जब ये हमने वर्टिकल किया तो इसका जो सामने से जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो ये दिखेगा, ठीक है। जब ये हमने ऐसे था, ऐसे रखा हुआ था तो क्रॉस सेक्शन ये था, और जब हमने इसको वर्टिकल करके रखा हुआ था तो क्रॉस सेक्शन आपको ये सामने वाला ये नजर आएगा। अब इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो ये वाली है, इसको आप एक्सिस ऑफ बेंडिंग भी, बेंडिंग एक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है, जो इसके सेंट्रोइड से पास हो रही है। हमें तो क्रॉस सेक्शन को देखना है भाई, ठीक है। तो अगर मैं इस लेंथ को 1 मिनट के लिए बोल दूं कि भाई ये जो है ये 3 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंथ है ये मान लीजिए आपकी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
और अगर मैं बोलूं कि बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इस एक्सिस के अबाउट, जो बेंडिंग एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलेगा वो बनेगा 1/12। और मैंने क्या बताया, बताओ, जो एक्सिस है उसके अबाउट जो लेंथ है वो तो यूं की यूं कर दो 3 × 10⁻², और जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसका क्यूब करना है तो 0.5 × 10⁻² का क्यूब कर दो, बल्कि यहां पे 5 × 10⁻³ लिख दो ना, ठीक है, इसका क्यूब कर दो, और डिवाइड बाय 12 तो है ही हमारा। तो ये इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसकी वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं तो ये बनेगा 5 25 125, तो ये हो गया 125 × 3, तो ये हो गया आपका 375, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 डिवाइड बाय 12। एक बार देख लो भाई, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मेरे ख्याल से। 125 × 3 कर दो ना भाई, ठीक है, तो मेरे ख्याल से 375 बनेगा। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अगर मैं इसको खड़ा कर दूं, ऐसे वर्टिकल कर दूं, और इस बेंडिंग एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बार देखूं, तो इस बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या होगा, जरा देखिए, 1/12 इंटू जो ये लेंथ है, इसके अबाउट जो इस तरफ जो लेंथ होगी एक्सिस के अबाउट, वो तो यूं की यूं लिख दो। इस बार ये जो लेंथ है ये 0.5 है भाई, इंटू 10⁻², तो 5 × 10⁻³ लिख देता हूं, एक ही बात है, ठीक है। और जो ये वाली लेंथ है इसका क्यूब करना होगा, 3 × 10⁻² का क्यूब हो जाएगा, सही है भाई, और नीचे 12। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 27 × 5 27 × 5 इंटू 10⁻, ये देख लो कितना बन गया, -9 बन गया, ये 6, ये 6 और 3, ठीक है, और डिवाइड बाय 12, ये बनेगा भाई इस बार। और इस बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो पिछली बार वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो ज्यादा होगा अबाउट दिस बेंडिंग एक्सिस। तो इस बार बेंड नहीं होगी क्योंकि इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। तो आप समझिए, जो बेंडिंग रेजिस्टेंस को मैथमेटिकली जो चीज दिखाती है वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो जब आप इसको ऐसे रख रहे थे, जब आपने इसको वर्टिकल ऐसे रखा और जब इसके ऊपर लोड अप्लाई किया तो बेंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो इसकी बेंडिंग एक्सिस है उसके अबाउट इस बार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस फॉर बेंडिंग इस बार ज्यादा है, बेंडिंग रेजिस्टेंस इस बार ज्यादा है। और जब आप ऐसे रख रहे हो तो जो आपकी बेंडिंग एक्सिस है, बीच वाली जो एक्सिस होगी, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब ज्यादा नहीं होगा तो ये बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ आया कि कितना फर्क है यहां पे दोनों में, ठीक है। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और यहां से हमने 2 थ्योरम भी डेवलप की हैं, उनको भी जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जब हम जंप करेंगे तो इन्हीं थ्योरम्स को डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।